ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। रात गए कि इस नशिस्त में आपका खैर मक़दम। आज की नशिस्त जनाब ग़ुलाम अब्बास के नाम। ग़ुलाम अब्बास एक ऐसी शख्सियत के जिसके बारे में गुमान ये है कि अमृतसर में पैदा हुआ, बहुत मफलूकुल हाल बचपन है, वालिद का इंतकाल हो चुका है और फिर महाजरत के बाद बेइंतहा उसरत, और ऐसी उसरत के तालीम हो नहीं सकी है और तालीम ना होने के सबब यहाँ तक बात पहुँची कि पहली पहल या तो रेलवे में बोरियों के ऊपर नंबर लिखने की नौकरी मिल रही है या फिर लाहौर में पान की दुकान खोली है। अफसाना निगार के अंदर बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। क्या कहानी है ये? असल में ये कहानी जो है ये बहुत पहले सामने आनी चाहिए थी जब वो ज़िंदा थे, लेकिन अब वो 1982 में जब उनका इंतकाल हुआ उसके बाद भी कुछ ज़्यादा उन पे काम हुआ नहीं कि उनकी ज़िंदगी के ऊपर कुछ काम ऐसा होता या उनके वर्क्स पे तो चलो कुछ ना कुछ जो आर्टिकल्स हैं जो उनके अफसानों के बारे में हैं वो तो आते ही रहते हैं, लेकिन अब ज़िंदगी का भी अब आप देखिए ना कि उनकी मेरे मुआसिर मौक़िक़ीन जो हैं उन्होंने उनकी पैदाइश लुधियाना की बताई। अच्छा। हालांकि वो अमृतसर की पैदाइश थे और ये तय है। दूसरी बात ये कि उनका तारीख़ पैदाइश भी कोई एक नहीं मिलता। मुख्तलिफ जगहों पे उनकी तारीख़ पैदाइश भी कहीं 1907 भी लिखी हुई मिलती है, कहीं 1909 मिलती है, लेकिन दुरुस्त जो है वो 1909 ही है। अच्छा, यहाँ से आप देखिए कि गलत फहमियों और कुछ गलत बयानियों या कुछ इग्नोरेंस जो है वो उसकी वजह से ग़ुलाम अब्बास की लाइफ जो है वो भी हमारे सामने मुकम्मल तौर पर नहीं आई। जैसा कि अभी आपने बताया कि वालिद साहब के इंतकाल के बाद उनका जाहिर है कि उसरत ने एक जो है उसको घेर लिया सारे को, और ये जो अमृतसर, अच्छा ये अमृतसर और लाहौर चूँकि जुड़वां शहर थे, लोग जो यहाँ मुलाजमत करते थे, जैसे बेदी साहब के वालिद साहब यहाँ जीपीओ में काम करते थे। अच्छा। और वहाँ से साइकिल पे आते थे और जीपीओ की जब छुट्टी होती थी तो वापस चले जाते। रोजाना अमृतसर से साइकिल पे? जी, अमृतसर से और यहाँ तक, और इतना फासला लोग उस जमाने में किया करते थे साइकिल पर। अच्छा, एक और बात कि खुद इनके अपने बयानात जो हैं ग़ुलाम अब्बास साहब के, वो भी कुछ मामलात को कंफ्यूज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर चूँकि तालीम आपको मालूम है कि उनकी तालीम को बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं हो सकी थी, लेकिन ये है कि वो बहरहाल स्कूल में तो दाखिल हुए। अच्छा, वो स्कूल का नाम भी बताते हुए खुद मुझे ग़ुलाम अब्बास, मेरी मुलाकात भी रही ग़ुलाम अब्बास साहब से, तो और जब मैं ये उर्दू अफसाने की रिवायत पे काम कर रहा था तो तब भी उनके साथ मेरा ख़त किताबत का सिलसिला रहा, तो उसमें उन्होंने जो है वो दयाल सिंह स्कूल बताया। यानी जब वो अपना स्कूल भी बता रहे हैं तो दयाल सिंह स्कूल बता रहे हैं, जबकि उस जमाने में दयाल सिंह स्कूल नाम की कोई चीज़ लाहौर में नहीं थी। अच्छा। वो था यूनियन एकेडमी कायम हुई थी, यूनियन एकेडमी, जो कि बुनियाद है दयाल सिंह कॉलेज की। ये दयाल सिंह साहब ने, जो मुतमव्वल हस्ती थी लाहौर की और बहुत ही तालीम के लिए उनकी कोशिशें थी, तो उन्होंने वो जो स्कूल कायम किया था वो यूनियन के नाम से, तो यूनियन एकेडमी बनाई थी। अच्छा। तो इनका जो दाखिला हुआ है, क्योंकि ये जो थे ये 9 की पैदाइश है और स्कूल में ये यूनियन एकेडमी में पढ़ते रहे। अच्छा। तो ये पहली बार आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए ये बात लोगों तक जाएगी कि वो था क्या, जो बाद में फिर 1910 में जाके ये स्कूल जो कॉलेज बना। और रिहाइश गालिबन इनकी लाहौर के जहाँ ये म्यूजिशियंस वगैरह और ये जो टकसाली दरवाजे, जो टकसाली दरवाजे इनकी रिहाइश थी। अच्छा, फिर इसमें भी आप ये देखिए कि कुछ लोग जो है वो बिला तहकीक के उन्होंने ये भी बताया कि जी एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मैट्रिक भी कर ली। हालांकि स्कूल इनका छूट गया था, स्कूल इनका छूट गया था और वो छूटा भी इन राइटिंग्स की वजह से, क्योंकि जब ये 7वीं क्लास में थे तो 1922 में इन्होंने एक अफसाना लिखा। अच्छा, यानी उसको कहानी में इसलिए नहीं कहता कि वो मैंने देखा, तो वो बाकायदा अफसाना है। 7वीं जमात, 7वीं क्लास का जो है ग़ुलाम अब्बास 13 साल के,
तो इन्होंने बकरी के उन्वान से एक अफसाना लिखा। अच्छा, वो कहानी और अफसाने की कोई दरमियानी सी शक्ल है। आपको तो ये जाहिर है कि सभी जानते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत लिखा। तो ये पहली चीज थी जो कि बच्चों के लिए नहीं थी, यानी वो अफसाना लिख रहे थे एक हिसाब से, लेकिन उनके अंदर जो बच्चा था वो उनसे कहानी लिखवा रहा है एक हिसाब से, लेकिन वो कहानी और अफसाने की कोई मिली जुली शक्ल है। इसी तरीके से आप ये देखिए तो उसकी वजह से स्कूल क्यों छूटा? वो भी आगे बात कर लेता हूँ कि वो स्कूल कैसे छूटा। इनका ये जो अफसाना था, ये उस जमाने के रसाला, जो बहुत मशहूर रसाला था उस दौर का, और उदारुल शाद से छपता था, मौलवी मुमताज अली साहब का पर जो फूल था। अच्छा। ये इनके एक टीचर ने जो है उसकी मामूली सी इस्लाह के साथ उन्हें भेज दिया। अच्छा। और वो फूल में छप गया। अच्छा, फूल में लिखने वाले बड़े लोग हुआ करते थे, यानी इतनी छोटी उम्र का कोई बच्चा नहीं होता था। इसलिए दारुल इशाद के मौलवी मुमताज अली साहब भी और उनके बेटे इम्तियाज अली ताज की भी नज़रों में ये आ गए कि ये कोई अलग से कोई ऐसे फिक्शन के साथ जुड़ा हुआ आदमी है, बच्चा है कि जिसको, अच्छा, ये वही पहली वो थी। दूसरी तरफ आप देखें कि टॉल्स्टाई का अफसाना इन्होंने 2 साल बाद ही, मैं 9वीं में थे, 9th क्लास में थे, तो इन्होंने एक टॉल्स्टाई का अफसाना जो है वो जिला वतन के नाम से रूसी से अंग्रेज़ी की मार्फत तर्जुमा किया। यानी अंग्रेज़ी इनकी इतनी अच्छी हो गई थी कि जिला वतन जो है, 9वीं जमात का बच्चा अंग्रेजी अफसाना कहानी पढ़ रहा था जी, वो यानी वो जिला वतन उन्होंने जब तर्जुमा किया तो वो हजार दास्तान में छप गया, जो यहाँ का उस ज़माने का बहुत मशहूर पर्चा था। और लोग जो थे ये देख रहे हैं कि 9th क्लास का बच्चा है। इसीलिए अच्छा, इनके लिए जो आपने सवाल किया था कि तालीम कैसे छूट गई, ये जो है ये आगे चल रहे हैं तो इनकी एज जो है वो इस वक्त 15 साल की तो ये हो गई, ये 19 बरस के थे, तो 19 बरस की उम्र में इनको रसाला फूल और तहजीब निस्वां के लिए उसी दारुल इशाअत इदारे ने बच्चों के रसाले फूल और ख़वातीन की इस्लाह का जो रसाला था उसके लिए नायब मुदीर हो गए। यानी आप ये देखिए कि 19 बरस का बच्चा जो है वो नायब मुदीर है इन दोनों रसालों का, और जाहिर है कि यही काम करते होंगे ज़्यादा जो दौड़ भाग करते होंगे गुलाम अब्बास। अच्छा, ये एक तरफ तो इनका जो है ना, ये जो स्किल है, ये जो जहानत है, ये उनको फ़ायदा पहुंचा रही है। एक मिनट यहाँ पे आपकी कतई अमीम, आप घर में उसरत है जी, घर में उसरत है, खाने को पैसे नहीं है, इसीलिए तो काम करना पड़ रहा है। और ऐसे में काम किया है, काम इतना शानदार हुआ है कि 19 बरस की उम्र में इतनी अच्छी मुलाजमत मिल गई जी है। बिल्कुल। सो फैसला ये हुआ है कि तालीम जारी रखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि नौकरी। अब क्या करें? अच्छा, आप ये देखिए कि लेकिन तालीम हासिल करने का भी एक तरफ तो वो घर को 4 पैसे देने के लिए या अपना कोई करने के लिए, लेकिन तालीम का इनका वो ख्वाब टूटा नहीं, उन्होंने टूटने नहीं दिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस ज़माने में चूँकि किसी रेगुलर किसी स्कूल में ये पढ़ नहीं सकते थे, काम करना होता था, तो इन्होंने मुंशी फाजिल का इम्तिहान दिया ओरिएंटल कॉलेज की मार्फत। उस ज़माने में ओरिएंटल कॉलेज की मार्फत मुंशी फाजिल, मुंशी आलिम, ये जो होते थे इम्तिहानात ये हुआ करते थे। ये बाद में फिर जब बोर्ड बन गए, बोर्ड तो बहुत बाद में बने, ये पंजाब यूनिवर्सिटी इम्तिहानात लिया करती थी। तो आपको ये है कि मैट्रिक का इम्तिहान भी पंजाब यूनिवर्सिटी लिया करती थी। जो मंटो ने मैट्रिक किया था वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली थी, और 3rd डिवीजन आई थी। हाँ, 3rd डिवीजन। अच्छा, इसी तरीके से अब ये देखिए कि इन्होंने मुंशी फाजिल किया। अब मुंशी फाजिल इक्वलेंट टू मैट्रिक था, ये कर लिया, लेकिन फिर भी चीटक वो ख़त्म नहीं हुई। आप ये देखिए कि उस ज़माने में गुलाम अब्बास साहब जो थे, ये इसमें होते हुए फिर ये रफ्ता रफ्ता ये जो भी हुआ, 38 में इन्होंने ये तर्जुमे भी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जब ये इन्होंने वाशिंगटन इरविन का जो तर्जुमा किए उसके अफसानों की शक्ल में, अल हमरा के अफसाने, तो उसके साथ अर्निंग भी हुई और इनको शोहरत भी मिली। उस ज़माने में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर ये और कुछ भी ना लिखें तो ये जो इन्होंने तर्जुमे किए हैं अल हमरा के अफसाने, शायद इसी की वजह से इनका नाम चलता रहेगा। यानी उस पर ये रुके नहीं। पतरस बुखारी ने इनको जो है उस ज़माने में, कि चूँकि मुतरजिम भी थे और ये लिख भी रहे थे, तो ये 38 में गए हैं दिल्ली, 1938 में ये दिल्ली गए हैं। और ये जो अफसाने, जो 2 अफसानों का तो ख़ास तौर के ऊपर जो आपके भी जहन में होंगे कि एक तो आनंदी और दूसरा कतबा, ये दोनों अफसाने उनको उस दौर के, ब्रिटिश दौर के पीरियड के दिल्ली से मिले हैं।
वैसे अगर देखा जाए कि जिस बल्क में इनके तराजिम हैं उतने अफसाने नहीं हैं। आम तौर के ऊपर ये बात जो है ये समझी जाती है कि उनके अफसानों की तादाद जो है वो 39 से ऊपर नहीं बढ़ी। वो इससे ज़्यादा भी क्या कि शुरू के जो अफसाने हैं, इब्तिदा के जो उनके अफसाने हैं, वो शुरू वाले अफसाने इन्होंने ख़ुद ही अपनी किताबों में शामिल नहीं किए। पहली बात तो ये कि जैसे इनका एक अफसाना है जो 1927 में सामने आया। आम तौर पर इनका एक अफसाना था मुजस्मा, जो 1933 में छपा था। उसे लोग किताबों में लिखते हैं कि उनका पहला अफसाना था। हालांकि जान निसार दोस्त जो था इनका अफसाना, जो मखज़न में छपा है जी 1927 में, वो अफसाना इनका पहला अफसाना है। इस यूँ मुझे ज़रा आसानी हो गई इस हिसाब से कि जब इनको सामने रख के इनके मुआसिर अफसाना निगारों के, यानी ये बेदी से भी सीनियर हैं, मंटो से भी सीनियर हैं, यानी 1927 में जब इनका अफसाना मखज़न में छपा है जान निसार दोस्त, तो उसके हिसाब से मतलब ये है कि अगर जूनियर हैं तो सिर्फ रशीद जहाँ से हैं, बाकी अहमदीन कासमी, मंटो, बेदी, कृष्ण चंद्र, इन सब से यानी ये पहले। एक बात कम काम क्यों? लेकिन कम काम जो है वो एक तो बात यह है कि अहमदीन कासमी साहब की मुझे बात याद आती है कि अहमदीन कासमी साहब ने ये बातें लिख भी दी थी किसी जगह, लेकिन मेरे साथ बात करते हुए जो उन्होंने बताया कि जितनी लेबर, जितनी मेहनत गुलाम अब्बास अपने एक अफसाने पर करते थे, उतने में तो लोग 10 अफसाने लिख लेते हैं। वजह यानी ये नहीं कि वो जो लेबर है वो और लोग नहीं करते, जो अच्छा लिखने वाला होता है वो लेबर तो करता है। बेदी साहब के अफसानों पे लेबर नज़र आती है, अपने दुख मुझे दे दो, या हाँ मतलब अच्छा। ये देखिए कि कैसे कैसे अफसाने हैं उनके पास। या काजी अब्दुल सत्तार हैं तो उन अफसानों पे भी लेबर नज़र आती। लेकिन इनका ये है कि जो तरीक़ा कार है इनके अफसानों का, जिस तरीके से इन्होंने अफसाना निगारी की है, यानी ख़ास तौर के ऊपर जो बेस्ट है इनका, तो जो काम है जिसको मैं बेस्ट कहूँ, 7-8 अफसाने तो इनके बेस्ट हैं, यानी उसे वर्ल्ड की सतह के ऊपर भी हम उनको बेस्ट कह सकते हैं। यानी जिसमें एक तो ये है आनंदी है, और कतबा है, ओवरकोट है, अपना ये जो म्यूज़िक से जो मौसीकी से मुताल्लिक जो है कान रस है अफसाना, या मोहब्बत का जो अफसाना एक ही इन्होंने लिखा है जो कि मोहब्बत का अफसाना लिखा है, और वो है उसका उन्वान है साया। मेरा पसंदीदा, इन सब अफसानों में से मेरा पसंदीदा अफसाना इनका जो है वो साया है। अच्छा, इन अफसानों से मैं उसे ज़्यादा वो देता हूँ, जिसमें अगर पढ़ा जाए तो कारी को नज़र आएगा कि इसमें वो समझ भी सकेगा कि इनका तरीक़ा कार क्या है, कि वो एक तो जुज़ियात जो वो इकट्ठी करते हैं जो एक किसी कैरेक्टर के साथ हैं। दूसरी बात, वो ख़ुद भी ये बात बारहा कह चुके हैं। जैसे आसिफ फरखी ने उनको इंटरव्यू किया था, तो हरफ़े मनोतू में जो 1986 में किताब आई थी इंटरव्यूज़ की, उसमें उन्होंने जब ये बात की थी तो उन्होंने कहा कि मैं जो किरदार चुनता हूँ तो वो किरदार अपने सारे उसके साथ चुनता हूँ जिसके अंदर वो पैदा हुआ है, उसके अंदर लिव कर रहा है, और वो सारा, और मेरे लिए मुश्किल यही होती है कि मैं उसको सारा जो इर्द गिर्द उसके बिखराव होता है उसको पूरा उठाने की कोशिश करता हूँ। हम भाई, आप फूल की इदादत के बाद पतरस ले गए दिल्ली और वहाँ नौकरी, रेडियो ज्वाइन कर लिया। ये रेडियो का वाक़या कब का और रेडियो किस हैसियत में ज्वाइन किया? अच्छा, उस ज़माने में पक्की मुलाजमत तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो एक जिसको कहा जाता था कि ये कंट्रैक्ट के ऊपर आर्टिस्ट कहलाता था। वो लिखने का काम भी करता था। बाज़ औक़ात ज़रूरत के तहत अगर कोई गीत लिखना पड़ गया है या कोई छोटा कोई चीज़, तो इस तरह के, जैसे कि नासिर काज़मी साहब यहाँ लाहौर पे रहे तो वो इसी तरीके से। लेकिन ये जो रेडियो था, ये रेडियो जो नई बिल्डिंग है, शुरू में ये एक और बिल्डिंग में कायम हुआ था। ये भी ज़हन में रखिए कि जहाँ ये लोग जाया करते थे वो बिल्डिंग और थी। अच्छा, और वो उसके छोटी सी ट्रेन के ऊपर ही जाना पड़ता था, जो ट्रेन का थोड़ा सा सफ़र था। ट्रेन पे भी मुझे पहले ये बताइए हाँ कि पतरस की साहब सलामत अब्बास से कहाँ हुई और कैसे हुई? वो तो लाहौर का है मामला, वो लाहौर का मामला है। और ये आप देखिए ना, ये जो अफसाना है ओवरकोट, ये ओवरकोट अफसाना ही पतरस की वजह से, पतरस बुखारी की वजह से ये सामने आया।
यानी ये खुद इन्होंने जो अपने इंटरव्यू देते हुए 2-4 बातें जो हैं मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन साहब को बताई थी कि इनका पस मंज़र बताया था इन अफसानों का। तो मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन साहब ने जो रसाला निकालते थे, गालिब 1975 का पहला शुमारा निकला था, मुझे याद है कि वो मुझे आया तो मैंने उसमें ये मजमून देखा था। तो इसका पस मंज़र बताते हुए ये बताते हैं ओवरकोट का, कि ओवरकोट रात को ये बताते हैं कि 10-11 का टाइम होगा, ज़ाहिर है 10-11 उस दौर के जो होते थे वो काफ़ी तारीकी और शहर, तो ये यहाँ इधर माल के थोड़ा सा दूर ये रहते होंगे। तो पतरस बुखारी अपनी गाड़ी पे फैज़ अहमद फैज़ और डॉक्टर MD तासीर को, मोहम्मद इन तासीर को, जो अमृतसर कॉलेज के प्रिंसिपल भी एक ज़माने में रहे थे, फिर इस्लामिया कॉलेज में आ गए थे, यानी पार्टीशन के बाद MD तासीर, तो दो इनको अपने साथ फैज़ को और MD तासीर को बिठा के अपनी कार पे पतरस बुखारी गुलाम अब्बास को लेने गए। अच्छा। तो गुलाम अब्बास ने ऊपर से खिड़की खोली और उन्होंने कहा कि मैं ज़रा चेंज करके आता हूँ। तो उन्होंने कहा चेंज वेंज क्या होता है, आ जाओ, किसने देखना है, हमने तो वैसे ही आवारखोरी के लिए माल पर जाना है। तो इन्होंने ज़ाहिर है कि घर के जो कपड़े पहने हुए थे वो लोगों में जाने वाले नहीं थे, जो मतलब मलबूस था, तो इन्होंने ऊपर ओवरकोट पहन लिया। अच्छा। जो पहन लेता, तो वो उसके साथ जब बैठे और गाड़ी जब पतरस ने यूँ माल की तरफ काटी तो एक बहुत बड़ा म्यूनसिपल कमेटी का छकड़ा वहाँ से गुजर रहा था रात को, ज़ाहिर है वो अपनी जान छुड़ा के जा रहे होंगे कहीं को काम, तो उसकी झपीट में आने लगी ये गाड़ी, यानी मामूली से फ़र्क के साथ ये लोग बच गए। तो गुलाम अब्बास ये बताते हैं कि ये अफसाना उस वक्त ही मेरे जहन में आ गया था कि जब हम लोग अस्पतालों में, हम अस्पताल में हमें डाला जाएगा सबको, तो हम नीचे से क्या सबसे बुरी हालत मेरी ये होगी कि मेरे जो कपड़े बरामद होंगे, इसने नीचे सिर्फ बनियान पहनी हुई थी, यानी सिर्फ बनियान पहनी हुई थी, शलवार पहनी हुई थी, ऊपर उन्होंने वो पहन लिया, जब ये कोट हटेगा तो फिर क्या सामने आएगा, ये बात। अच्छा, अब ये देखिए कि यहाँ से ये इस अफसाने से इनके यहाँ जो ये आता है ना नकाब का जिक्र जी, कि मुख्तलिफ लोगों ने मुखूटे पहने हुए हैं, मुख्तलिफ नकाब, चेहरा छुपाया हुआ, असल क्या है और वो जो है वो सारा जाली है, नकल है। इसमें इस अफसाने में ये उसकी इंतहा है जो कि उन्होंने दिखाया कि एक तो इसका ये पस मंज़र। अच्छा, पतरस की जो आप बात कर रहे हैं कि वो पतरस ने रेडियो जब कायम किया, जो न्यू बिल्डिंग है, तो मैं तो न्यू बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, ओल्ड बिल्डिंग कहाँ थी मैंने वो नहीं देखी, क्योंकि वहाँ तो जाना ही नहीं हुआ। इनके जहन में जो ये आनंदी है अफसाना, इसका पस मंज़र भी इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने भी इन्होंने इसका पस मंज़र कुछ बातें बताई। हाँ, कुछ बातें इन्होंने नहीं बता सके या ये समझते थे कि गैर लाशऊरी तौर के ऊपर ये बातें लोगों को शायद या कोई लोग जानते होंगे। असल में इसकी बुनियाद आनंदी की उस वक्त पड़ती है जब 1921 में फर्स्ट टाइम लाहौर में तवाइफों के खिलाफ कि ये शुरफा की आबादियों से इनको दूर किया जाए। अच्छा। यहाँ से एक तहरीक लाहौर का बात 1921 लाहौर में 21 में म्यूनसिपल कमेटी के एक सेक्रेटरी थे रुलिया राम, जिनकी रुलिया राम साहब को अगर देखना हो आपने अब भी, तो उनकी एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट जो है यहाँ YMCA हॉल माल रोड पर उनकी पोर्ट्रेट अंदर लगी हुई है। ये थे उस ज़माने के सेक्रेटरी रुलिया राम। रुलिया राम के हुक्म के तहत जो ओल्ड अनारकली है, लाहौर का इलाका, ओल्ड अनारकली में था इनकी तवाइफों के घर थे, और यहाँ धोबी घाट था, कपड़े धोते थे धोबी, और बाकी ये जो माड़ियाँ थी इनमें गाने बजाने का इनका जो कारोबार था, ये जो भी था। पहली दफ़ा यहाँ से धोबी घाट से इनको दूर किया गया एक आर्डर के तहत। अच्छा। उसके बाद ये जो लुंडा बाज़ार है, अच्छा लंडा बाज़ार कहना ही गलत है, लुंडा बाज़ार, लुंडा बाज़ार इसलिए कि वो बाज़ार आगे बढ़ते 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 स्टेशन के पास जाके वो ख़त्म हो जाता है, यानी लुंडा हो जाता है। अच्छा, लुंडा बाज़ार में यहाँ से वो उधर चली गई। 22 में म्यूनसिपल कमेटी लाहौर ने ये फैसला किया कि लुंडा बाज़ार को भी खाली करो। आपको तो ये मालूम ही है कि जो हमारी बादशाही मस्जिद है, इस बादशाही मस्जिद के साथ जो ये इनको बसाया गया था, ये रंजीत सिंह के ज़माने में बसाया गया था। तो रंजीत सिंह के ज़माने में ये बसाई हुई जो लोग थी, इन सब को 21 और 22 तक लाहौर से उनको फारिग, यानी इनको उनके इलाकों से निकाल दिया गया था।
इधर से ये जब हम फिर लिंक मिलाते हैं कि 38 में दिल्ली जाते हैं गुलाम अब्बास साहब, जब 38 में दिल्ली जाते हैं तो इनका जो जहाँ भी इनकी रिहाइश थी वहाँ से ये रेडियो स्टेशन जब जाते थे तो उस ज़माने में 1942 ही में, ये 42 का अफसाना है, 1942 में इन्होंने लिखा आनंदी, और 1942 में ये वाक़ा हुआ कि बादशाही मस्जिद से, यानी जो शाही मस्जिद दिल्ली है, वहाँ से लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि उसके बिल्कुल पिछवाड़े, अगर आप दिल्ली गए हों तो आपको कि बादशाही मस्जिद जो है उसके बिल्कुल पिछवाड़े चावड़ी बाज़ार है, जामा मस्जिद के पीछे जी चावड़ी बाज़ार है, और वो तवाइफों का इलाका था जी, चावड़ी वाला। तो चावड़ी बाज़ार जो है वहाँ से ये आवाज़ उठी कि यहाँ से तवाइफों को रिमूव किया जाए। ये 42 की बात है। म्यूनसिपल कमेटी ने 42 में इनको जब निकाला वहाँ से, तो ये वहीं हैं गुलाम अब्बास। इनको वहाँ से मगमूम सूरत में निकलते हुए इन्होंने देखा। जा कहाँ रही थी? वो जो इनका पुराना रेलवे जो रेडियो स्टेशन था वो रास्ते में, उससे पहले पटड़ियों के पास, रेल की जो पटड़ियाँ थी उसकी इस तरफ इन्होंने कहा कि वहाँ अगर यानी तुम जाके बैठ जाओगे तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। तो ये सारा कुछ ये रोज़ाना आते जाते हुए रेडियो ये देख रहे थे। तो तब इसके अंदर फिर देखिए कि कितनी इन्होंने वो बारीक बीनी से उसको काटा है। लेकिन कतबे की कहानी क्या है? कतबे की कहानी इन्होंने खुद बयान की मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन साहब के साथ, कि उन्होंने कहा कि ये कैसे जहन में आया या क्या हुआ। तो इनका असल में जब ये खुद कहते हैं, कई जगह इन्होंने कहा है कि मैं जो है वो खुद कहानी घड़ता नहीं, बनी बनाया कोई कैरेक्टर जब मेरे सामने आता है और उसके पीछे कोई कहानी होती है तो मैं उसको ज़रा मांझता हूँ या उसमें को साफ करता हूँ। जो कैरेक्टर है, अब वो कैरेक्टर हो कोई जैसे संगी, ये एक संगे मरमर का टुकड़ा है। ये इन्होंने बताया कि हम दिल्ली में मेरे पास आए चिराग हसन हसरत। अच्छा। तो चिराग हसन हसरत के साथ वो कहने लगे कि ज़रा घुमाओ देखते हैं दिल्ली। तो चिराग हसन हसरत के साथ मैं और चिराग हसन हसरत तांगे पे निकले और कहने लगे कि हम उस एरिया से गुजर रहे थे। अच्छा, वहाँ बहुत सी जगह ऐसी हैं जो हौज़ के नाम से मशहूर है, हौज़ फलां, हौज़ फलां। तो ये जो था, जब ये वहाँ से तांगे पे जाते हुए तो हौज़ काजी फतेहपुरी, हौज़ काजी फतेहपुरी के करीब से गुजरते हुए तो एक संगे मरमर की दुकान पे एक देखा कि संगे मरमर का एक टुकड़ा है और उसके ऊपर एक नाम सिर्फ लिखा हुआ है किसी शख्स का, नीचे कुछ नहीं है। अच्छा। तो वो कहता है कि मेरा अफसाना मुझे वहीं से मिल गया। वाह। ये बस एक इतनी निगाह बात थी, क्योंकि वहाँ से इन्होंने उसको उठाया कि नाम तो है। अब वो नाम जो है इन्होंने बनाया क्या कि उसमें कुछ भी नहीं है, एक संगी टुकड़ा ले लिया, उस पर नाम लिखा जाएगा और आगे जाके फिर मेरा घर बनेगा और बाहर वो मेरी नेम प्लेट बन जाएगी और ये होगा। और वो जो शरीफ हुसैन जो क्लर्क है वो यही ख्वाब देखते 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 घर तो नहीं बनता, और शरीफ हुसैन का वो बेटा जो उसने वो जो संगी टुकड़ा है उसकी चारपाई के नीचे रखा होता है, फिर वो उसको छुपाने की भी कोशिश करता है और जब इसकी डेथ हो जाती है तो उसी टुकड़े को वो उठाता है, उस पर शरीफ हुसैन लिखवाता है और वो उसकी कब्र का कतबा बनता है। अच्छा, एक तो ये। दूसरी मैं बात ये करना चाहूँगा कि मोहब्बत की कहानी लिखना एक बहुत मुश्किल काम भी है और आसान काम। गुलाम अब्बास ने इसके साथ कैसे निभाव किया इन्होंने, लेकिन एक अफसाना जो साया है उसमें एक सुभान है जो खांचे वाला है, रेड़ी वाला है, और उसकी रेड़ी का ज़्यादातर सामान जो है वो एक बड़े वकील साहब हैं उनकी कोठी के सामने वो खींचा लगाने से, क्योंकि ज़्यादा सामान तो उनकी कोठी में चला जाता है, बाकी जो फुटकल काम होता है इर्द गिर्द के मल्लेदार भी ले लेते हैं। तो उसको जिस तरह इन्होंने नेट किया है अफसाने को, वो उस तरह अफसाना नहीं है कि ये एक लड़के और लड़की की कोई मोहब्बत की कहानी है। सारा जो उन्होंने मंजरनामा उसका खींचा है, कोठी में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इनके पास शाम को जो है हॉकी खेलने वाले लड़का आता है साइकिल के ऊपर, लेकिन उसकी नज़रें जो हैं वो कोठी के ऊपर जहाँ वो एक पर्दा है वो हिलता रहता है। उस पर्दे के पीछे कौन है? सुभान को पता है कि वकील साहब की बेटी है जो बाहर नज़र डाल लेती है।
लेकिन उसको जिस वक्त ये उन दोनों का जो एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, लेकिन वो लड़का जो हॉकी के उसके अंदर आता है, किट में आता है हॉकी की, हॉकी भी उसके साथ साइकिल पे आता है, और उसकी नज़रें सुभान से बात करते करते क्यों ऊपर उठ जाती हैं। इसको जिस तरीके से उन्होंने किया है वो एक सन्नाटा तारी कर देता है पढ़ने वाले के दिलों। और उस लड़की को जब उसकी अगर उसके साथ नहीं उसकी शादी हो पा रही किसी थी, क्योंकि रिश्ते विश्ते आ रहे हैं, तो वो लड़की जो है वो बेचैन है। और वो रात जो है वो इसमें एक कमाल की है कि जब वो लड़की जो है ये पता चलता है कि बार बार बर्फ़ भी जा रही है घर और फलाना और ये वो, और डॉक्टर भी आया था टांगे पे और दोबारा भी आएगा, और घर के मुलाजमों से भी पता चल रहा है कि वो लड़की जो है ना जैसे उसने कुछ खा लिया, वो लड़की मर रही है, उसने कुछ खा लिया, खुदकुशी की उसने जैसे कोई कोशिश की है। अब इसको बहुत सी चीज़ों का पता भी है जो इसने अंदाजे लगाए हैं और कुछ पता नहीं भी। सुभान की हालत जो है वो सारे दिन का थका हुआ, उस रात ये सो नहीं पाता। और एक वक्त ऐसा आता है कि एक कुत्ता करीब ही कहीं वो वैसे ही कोई रोता है, वो वैसे ही रोता है, तो ये पत्थर उठाता है और उसे फौरन मार के रोना। ये मुंह से नहीं कहता, लेकिन इसका उस रोते हुए कुत्ते को वो पत्थर कंकर मारना जो है कि रोए कोई ना, इस अफसाने की कितनी डायमेंशंस बन जाती हैं। वो लड़की मर गई, कुछ नहीं पता। क्या वो लड़की बच गई होगी, कुछ नहीं पता। क्या उस लड़की की उस लड़के के साथ शादी न होने की सूरत में तो ये सानिया होने वाला था। ये खामोशी ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये जो नहीं होना चाहिए जो इसके अंदर पैदा हुआ है कि वो लड़की मरे ना, इस अफसाने को जिस तरह इन्होंने निट किया है, मैं भी अफसाना लिखता हूँ, 2 मोहब्बत की कहानियां मैंने भी लिखी हैं, लेकिन 3 शादियां नहीं की। ये उतनी शादियां नहीं की, बल्कि सोच भी नहीं सकता। मसला सिर्फ ये है कि इस अफसाने को मैं जब भी पढ़ता हूँ, कई बार पढ़ा, और जाहिर है इसकी डेप्थ जो है, इसकी डायमेंशंस जो हैं वो ये गुलाम अब्बासी का है। हाँ ऐसा तो है। और ये मज़े का आदमी इस तरीके से निकलता है कि इर्द गिर्द जो बड़े लोग हैं, खुद ये बड़े आदमी थे, मतलब वो लोग जो है वो दौर ऐसा है, असल में वो दौर ऐसा है कि जिसमें मुसव्विरों का, मूसीकारों का, हाँ चगताई साहब के साथ आप ये देखिए कि एक पान की दुकान के ऊपर इनकी चगताई साहब के साथ हुई है। अब्दुर्रहमान चगताई अब है मुसव्विर मशरिक, और उनके साथ जो है इनका जो दोस्ती बन गई। एक तरफ तो ये बात जो आपने की कि उन पे काम ऐसा नहीं हुआ, एक काम हुआ यहाँ की पंजाब यूनिवर्सिटी से हुआ, यानी ओरिएंटल कॉलेज से हुआ। वो जापान का के एक स्कॉलर थे, यहाँ आए थे, सोया माने यासिर जी, सोया माने। अच्छा, अब सोया माने यासिर जो था ये 1991 में PhD का उन्होंने थीसिस इनकी गुलाम अब्बास पे किया, यानी 91 में 82 में उनका इंतकाल किया था। पहली PhD उनके लोगों की जिंदगी में हो जाती 91 में हो रही है, यानी जिंदगी में उनके ऊपर कोई ऐसा काम नहीं ताकि उनको खुशी हो। दूसरी बात, अच्छा सोया माने यासिर ने, अब वो जाहिर है कि जापानी था नौजवान, और यहाँ आके जो अच्छा शायद है, और वो जो है सोया माने यासिर जो है वो उसने कुछ चीज़ें इकट्ठी की, और मतलब उसके अलावा यहाँ काम भी नहीं हुआ। इसमें एक ज़्यादती जो गुलाम अब्बास के साथ जो हुई कि कुछ लोगों ने उनको, यानी उमूमी सतह पर, वो ये समझा कि इनका जो अफसाना था ओवरकोट वो चरबा है, और ये बात अंदर खाने, हालांकि कोई झगड़ा नहीं किसी से कोई लड़ाई नहीं, और वैसी अपनी जहालत की बुनियाद पे ये बात चला दी कि ये गोगोल के अफसाने का चरबा है। अच्छा, गोगोल के अफसाने का उसके साथ क्या ताल्लुक, वाकया आपको बता चुका हूँ कि पतरस उनको घर लेने आए और उन्होंने ये वाकया, और वहाँ से बिल्कुल, और वो तो आइडिया था, लेकिन वो जो लड़का उन्होंने जो भेज रहे हैं जिसने ओवरकोट पहना हुआ है और वो पटी हुई जुराबें बाद में निकलती हैं उसकी, जब उसकी वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका गोगोल के उस अफसाने के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। 1964 में चेकोस्लोवाकिया में एक मुकाबला हुआ अफसानों का,
गुलाम अब्बास साहब ने भी सोचा कि चलो अगर कोई चीज़ भेजने के साथ देख लेते हैं। लोगों ने इसकी तारीफ भी बहुत की है। और चूंकि ये अफसाना जो आनंदी था, ये आनंदी उन्होंने जिस स्टाइल में लिखा था, जिस हिसाब में उन्होंने लिखा है, जो उनकी टेक्निक है कि वो एक पैराबल बनती है, जहां से स्टार्ट होता है वहां एंड होता है और आगे फिर स्टार्ट हो रहा है। आप अगर उस पर गौर करें आनंदी पे, तो वो एक वहां से निकालने के लिए तकारीर हो रही हैं कि इनको यहां से उठाओ, चावड़ी से वो जा रही हैं उधर सड़क पार रेलवे की ट्रैक के साथ, और फिर जो वो फिर तकरीर यानी वो कंटिन्यूटी है उसमें। एक तो ये इसकी टेक्निक में एक जो कंटिन्यूटी है कि वो कभी न खत्म होने वाली कहानी है, कि इस तरह के जो मुआशरत सुधार लोग हैं वो इनका पीछा कभी नहीं छोड़ते। एक बात। दूसरी तरफ जो है, अच्छा, और ये छपा है इसके अदब लतीफ़ दिसंबर का शुमारा था, सालनामा था 1942 में वो म्यूनसिपल कमेटी ने फैसला किया कि चावड़ी से वो उधर जाएं, निकाला गया तवाइफों को। 42 में ये अफसाना दिसंबर में जाके छप गया, ये सालनामा था। और एक ही अदब लतीफ़ का पर्चा जो है वो फैज़ अहमद फैज़ ने मुरतब किया है, उसमें ये अफसाना छपा था। और ये खुद इनको भूल गया था कि इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया डॉक्टर एहसन फारूकी ने। ये इल्ज़ाम लगाया, यानी 1964 में जिस वक्त वो इनको प्राइज़ मिल गया चेकोस्लोवाकिया का बेहतरीन अफसाने का, और वो इनको मिला क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेट करवा के वहाँ भेजा था। और ये अफसाना जब उन लोगों ने पढ़ा तो इसको पहला इनाम गुलाम अब्बास को मिल गया। ये 1964 की बात है। अब अल्लाह जाने, बड़े नकाद थे, बुजुर्ग आदमी थे, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, कुछ अच्छा काम भी है उनका, नावल निगार भी थे, अफसाने भी उन्होंने लिखे। तो एहसन फारूकी साहब जो थे, डॉक्टर एहसन फारूकी साहब, उन्होंने एक बयान दे दिया नसीम दुरानी के पर्चे अल्फाज कराची में कि ये चरबा है। और जब ये छपा था अफसाना, उसके नीचे माखूज लिखा था। अब वो कौन ढूंढे, यानी उस वक्त भी 64 के बाद की बात होगी ना, जब ये उनको इनाम मिला है, तो उन्होंने किसी हिसाब से ये बयान जारी कर दिया। मैंने जब ये पता मैं सोचता रहा काफ़ी दिन, ये 82 में इनका इंतकाल होता है, मैं देखता रहा कि ये जो बयान है वो तो मैंने पढ़ लिया था अल्फाज कराची में, किस तरह मैं इनको बचाऊं इस बयान से। ढूंढ के फिर किसी से मैंने राब्ता किया कि अच्छा भाई किस चीज़ का चरबा, तो पता चले जी कि वो अलेक्जेंडर पुश्किन जो है रशियन अफसाना निगार और शायर, और ये दोनों काम ही उसने किए पुश्किन ने। और बिल आखिर वो एक डुएल के अंदर वो मारा गया था पिस्टल, वो दूसरे ने उसके साथ उसका काम कर दिया। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि ये पुश्किन का है। अब पुश्किन के सारे वर्क्स मैंने निकाले, वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुके थे। कहीं भी उसने तवाइफ के ऊपर कोई ऐसा अफसाना, इवन तवाइफ पर कोई अफसाना नहीं लिखा, यानी उनके वहां से एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने पे क्या होता। ये जो पर्चा था ये भी बड़ी मुश्किल से मिला, अदब लतीफ़ का, दिसंबर 1942 वाला, और उसके ऊपर जो है किसी किस्म की ऐसी चीज़ नहीं थी, ना वो पुश्किन का चरबा था, ना उसके नीचे लिखा हुआ था माखूज या तर्जुमा। तो ये कितनी ज़्यादती है।